हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशल साइंस। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में डाल चुकी हूँ। तो स्कोप ऑफ सोशल साइंस किसको कहा जाता है? एक ऐसी वाइड रेंज को, यानी एक ऐसी चीज़ को जो क्वेश्चंस को आस्क करती है और एरियाज को भी स्टडी करती है कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। बेसिकली ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन बींग्स एक कम्युनिटी में रहते हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं और रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, यानी जो डेली बेसिस पे वो लोग काम करके अपनी इनकम कमाते हैं। या रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और जो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि एक सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए। या फिर वो एक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में कैसे इकट्ठे जब वोटिंग सिस्टम वगैरह आता है तो जो पब्लिक है इकट्ठे वोटिंग करती है, डिसीजन मेक करती है कि किसको नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, किसको नहीं। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से जो है सोशल साइंस भी कनेक्टेड है हमारी लाइफ से। कोई एक सिंगल सब्जेक्ट हमें सोशल साइंस के बारे में नहीं बता सकता। यानी जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। जब हम कलेक्टिव डिसीजन की बात कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल साइड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो इसलिए वही कह रहे हैं कि सोशल साइंस के जो है बड़े सारे डिसिप्लिन्स हैं। डिसिप्लिन्स यानी एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके द्वारा हम पढ़कर सोशल साइंस के बारे में जान सकते हैं और हमें सोसाइटी की एक प्योर पिक्चर दिखाई देती है, जिससे हम वर्ल्ड को देख सकते हैं। अब सोशल साइंस के 4 कोर डिसिप्लिन्स हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। ये जो डिसिप्लिन्स हैं, सारे अलग-अलग सवाल पूछते हैं, अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं और अलग-अलग मेथड्स के थ्रू हमें पता लगते हैं। ये लोग जो है रियल लाइफ़ में हमें ही ओवरलैप करते हैं। कैसे? यानी हमें ही ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी के बारे में बताते हैं। सोशल साइंस मीनिंगफुल तब बनता है जो वो किसी आइडिया से कनेक्ट करता है, यानी हमें वो एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन देके कुछ बताता है, एविडेंस देता है और सोसाइटी के बारे में अच्छे से समझाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, एक डिसिप्लिन कि ज्योग्राफी जो है हमें क्या बताती है। ज्योग्राफी अर्थ के बारे में स्टडी करती है। बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स के घर के बारे में, जहाँ पर हम ही रह रहे होते हैं। वो सारे लैंडफॉर्म के बारे में हमें बताती है। जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लैट्यूज़ ये कैसे फॉर्म हुए, क्लाइमेट के बारे में बताती है, रिवर, सॉइल, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज़ इन सब के बारे में हमें ज्योग्राफी बताती है। और इसी सेम टाइम पर हम लोगों को ये पता लग जाता है कि डिफरेंट प्लेसेस जो है किस हिसाब से बटी हुई है और एनवायरनमेंट में हर एक प्लेस का क्या यूज़ है। ज्योग्राफी हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करती है, जैसे व्हाई डू सम प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल दैन अदर्स। जब किसी के मन में सवाल आएगा कि जो रेनफॉल है एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम क्यों हो रही है, तो उसका आंसर हमें ज्योग्राफी देती है। व्हाई सम रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल अदर्स आर नॉट। नेक्स्ट वो हमें ज्योग्राफी क्या बताती है कि कहीं-कहीं जो है कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर नहीं है। वो हमें ये भी बताती है जो क्लाइमेट है और सॉइल है वो एग्रीकल्चर को कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं, या जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है वो इंडस्ट्रीज़ को कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं, कि नेचुरल रिसोर्सेज़ जो हैं इंडस्ट्रीज़ को कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ पे कैसे अपना प्रभाव डाल रहे हैं या हमारी लाइवलीहुड पे कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। वो इस तरह प्रभाव डाल रहे हैं कि वो एक दिन ख़त्म हो जाएँगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ज्योग्राफ़ी हमें बेसिकली ह्यूमन लाइफ़ के बारे में बताती है कि हम लोग कितने ज़्यादा कनेक्टेड है फ़िज़िकल कंडीशन से। फ़िज़िकल कंडीशन का मतलब है एनवायरनमेंट से हम लोग कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मिंग जो है ड्राई रीजन में अलग होती है और हेवी रेनफॉल में अलग होती है। ये भी हमें कौन बता रहा है? ये हमें ज्योग्राफ़ी बताता है, जिससे जो है फार्मर्स इस चीज़ को समझ समझ पाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट वो हमें क्या बताती है कि जो माउंटेन रेंज वगैरह है, वो टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं। और मतलब जहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा टूरिज़्म होता है, ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ में लोग जाना पसंद करते हैं। और जो टेरेस फार्मिंग है, वो किस हिसाब से की जाती है, वो हमें फ़िशिंग एरियाज़ और सी ट्रेड्स के बारे में बताती है। और जो ज्योग्राफ़ी है, हमें हेल्प करती है बड़े सारे चैलेंजेस को फ़ेस करने के लिए, बड़े सारे चैलेंजेस के बारे में जानने के लिए भी, जैसे कि फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन होगा। ये सब हमें कौन बताता है? हमें ज्योग्राफ़ी बताता है। और वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? कि रिसोर्सेज़ को इस प्रकार यूज़ करना कि जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए सारे रिसोर्सेज़ एक्सटेंड ना हो पाए। उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रिसोर्सेज़ का सही उपयोग करना। इसका मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, कि हम लोग उसको कैसे बनाकर चल सकते हैं और हम लोग कैसे रिसोर्सेज़ का यूज़ करके लोगों को या नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए, वो हमें ये भी बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री एज़ अ डिसिप्लिन। इसमें वो क्या बता रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री है पास्ट के बारे में पढ़ती है। सिर्फ़ हमें राजा और महाराजाओं के नाम नहीं बताती, वो हमें ये भी बताती है कि किस तरह हमारी जो सोसाइटी आज के टाइम पर शेप हुई हुई है, पहले कैसे थी और वो अब कैसी थी। हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि पीपल
एंड देयर लाइव्स इन डिफरेंट पीरियड्स। लोगों की लाइफ जो है वो कैसे चल रही थी पहले के टाइम पर, अब के टाइम पर भी जो बड़े सारे इवेंट्स हैं या चेंजेस हैं वो कैसे आए हैं, सोशली और कल्चरल डेवलपमेंट्स कैसे हुई है, फ्रीडम के मूवमेंट्स, जस्टिस, वायलेंस वगैरह कैसे आया है, और जो इंस्टीट्यूशंस है उसका राइज़। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का मतलब लो कोर्ट्स और गवर्नमेंट की बात हो रही है कि किस तरह गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है पहले कैसी थी, मोनार्की सिस्टम था, अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सिस्टम है, वो कैसे बनी है, क्या-क्या आइडियाज़ वगैरह है, वो सब हमें हिस्ट्री बताती है। हिस्ट्री इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हेल्प करती है हमें आज के टाइम पे सोसाइटी के बारे में बताने के लिए कि आज के टाइम पे आपको जैसी सोसाइटी दिख रही है वो वैसी कभी थी ही नहीं, या फिर वो सडनली नहीं आई है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े बदलाव के थ्रू ऐसी सोसाइटी फॉर्म हुई है। आज के टाइम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी स्कूल, गवर्नमेंट वगैरह है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग पीरियड तक अपने आप को डेवलप किया है। जैसे कि व्हेन वी स्टडी इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जब हम इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती है। जस्टिस कि कैसे सबके साथ जस्टिस किया जाए, न्याय किया जाए, इक्वालिटी और सबके राइट्स का भी सम्मान हो। ये जो आइडियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन्होंने बहुत आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके बाद। इसी वे में जो हिस्ट्री है हमें हेल्प करती है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है क्यों आज के टाइम पे एक मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब हमें हिस्ट्री ही बताती है। हिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि किस तरह हर एक डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो लोगों के अंदर डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो गया, कास्ट हो गया, रीजन हो गया, रिलीजन हो गया, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भी हमें कौन बताता है, ये भी हमें हिस्ट्री ही बता रही है कहीं न कहीं। और इंडिया जो है पहले के टाइम पे अलग-अलग लैंग्वेजेस के लोग होते थे, रिलीजन के लोग होते थे, आर्ट फॉर्म्स के भी लोग होते थे, हमें उसके बारे में भी बता रही है। तो हम जो हैं हिस्ट्री को पढ़ के इंडिया के बारे में जान सकते हैं कि अभी भी डाइवर्सिटी जो है वीक नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है। यानी हमारे जो इंडिया इतना रिच इन कल्चर है, अलग-अलग टाइप के अलग-अलग लोग रहते हैं, अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ये एक इंडिया की स्ट्रेंथ है ना कि वीकनेस है। और इसी तरह जो है इंडिया पूरा का पूरा शेप हुआ हुआ है। नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल साइंस एज़ अ डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है कि सोसाइटी को गवर्न कैसे करना चाहिए। वो फ़ोकस करती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे, लॉज़ पे, राइट्स पे, ड्यूटीज़ पे, और किस तरह लोग जो है पब्लिक लाइफ़ में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करती है समझने में कि सोसाइटी को रूल्स क्यों चाहिए। बेसिकली हमें भी पता है सोसाइटी को एक स्मूथ रनिंग के लिए रूल्स वगैरह चाहिए। और जो लॉज़ हैं, वो कैसे बनाए गए हैं, कैसे वो लागू किए गए हैं, गवर्नमेंट लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कैसे काम करती है। तो हमारे जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं सिटिज़न्स के, वो क्या हैं, और जो डेमोक्रेसी है, वो कैसे फ़ंक्शन करेगी हमारे पार्टिसिपेशन से, या जो हम रिप्रेजेंटेटिव बनाएँगे उसके थ्रू जो है हमारी जो सोसाइटी है या जो डेमोक्रेसी है वो कैसे वर्क करेगी। ये सारे सवाल आपको पॉलिटिकल साइंस ही दे सकता है। पॉलिटिकल साइंस जो है डेली लाइफ़ से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि अगर आपको आज के टाइम पे थोड़ा अपडेटेड रहना होता है तो आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी यूज़ पब्लिक सर्विसेज़, जब भी हम कोई पब्लिक सर्विसेज़ यूज़ करते हैं जैसे कि रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या ट्रांसपोर्ट है, हम लोग गवर्नेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी हम लोग सरकार की बनाई हुई चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी सरकार ने हमें जो बनाकर दिया है, हमने जो उनको खड़ा किया है, एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या किया है। जब हम वोट करते हैं या किसी भी इशू पे डिस्कस करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं सिटीज़न्स के रूप में। सिटीज़न्स बनकर, एक जागरूक नागरिक बनकर देश के हम पार्टिसिपेट करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस जो है स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है ये बताने में कि जो सिटीज़न हैं, उनको राइट्स के बारे में कैसे समझाना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सोसाइटी में रहने के लिए, ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। पॉलिटिकल साइंस सपोर्ट करती है इंक्लूसिविटी और इक्विटी को। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि जितने भी अलग-अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं या रिलीजन या कास्ट वाले लोग हैं, उनको वेलकम करे और इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ दे, ठीक है? और इक्विटी का मतलब होता है कि जितने भी लोग जो समाज में पीछे रह गए हैं या बैकवर्ड स्टेट, बैकवर्ड क्लास में हैं, उनको आगे लाकर इक्वालिटी प्रदान करे। तो पॉलिटिकल साइंस हमें इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट करती है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है। एक स्टेट का सारे सिटीज़न्स को सपोर्ट करना है, स्पेशली उनको जो अंडर प्रिविलेज हैं, यानी उन लोगों को जिनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, स्पेशली हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस बताता है। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स एज़ अ डिसिप्लिन। इकोनॉमिक स्टडीज़ हाउ पीपल एंड सोसाइटीज़ मैनेज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक हमें ये बताता है कि हम जो लोग हैं, जितने भी हम
सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें रिसोर्सेज़ को कैसे मैनेज करके चलना है। यानी आज के टाइम जो हमें चीज़ें खरीदनी हैं, हमें वो कितनी खरीदनी चाहिए कि आने वाले टाइम में वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, चीज़ों का यूज़ कैसा करना चाहिए, बजट क्या है, प्राइसेस क्या है, ये सब हमें कौन बताता है? बेसिकली इकोनॉमिक्स बताता है। रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो नीड्स हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। हर एक जो इंसान होता है अपनी लालच के कारण चीज़ों को मिसयूज़ करता है, नेचर का मिसयूज़ कर रहा है, रिसोर्सेज़ का मिसयूज़ कर रहा है। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है गुड्स और सर्विसेज़ कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके बारे में बताने के लिए। वो प्रोड्यूस होकर सब में बँट कैसे रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कैसे हम लोग उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, हम लोग कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, या लोग जो है अपनी लिविंग, अपना रोज़ी-रोटी कैसे कमा रहे हैं, ये सब हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, मार्केट के प्राइसेज़ क्या हैं, कितनी इनकम है लोगों की, कितना खर्चा है लोगों का, किस हिसाब से करना चाहिए उन्हें, या जो गुड्स और सर्विसेज़ की है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, हमारे समाज में कितनी पॉवर्टी, कितनी गरीबी है या कितना डेवलप हो चुका है हमारा समाज, या जो हमारा गवर्नमेंट है उसका रोल क्या है इकोनॉमी को सेटल करने का, इकोनॉमी को बढ़ाने का, अपग्रेड करने का। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है, हमें रियलिटी के बारे में बताता है जो हम आस-पास ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली जो है प्लानिंग कर रही होती है अपनी इनकम के हिसाब से, यानी एक फैमिली है उसकी जितनी इनकम होगी, वो उस हिसाब से ही सोचेगी कि हमें कितनी चीज़ें लेनी चाहिए, कितनी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो लेकिन इस हिसाब से सोच भी कैसे सकते हैं जब उनको प्राइसेज़ के बारे में पता होगा। अगर एक फैमिली को पता है कि कौन-सी चीज़ हमारे बजट में है, मान लो एक अमीर घर के लोगों को एक प्रॉपर एसी लेना है या गरीब घर के लोगों को कुछ और लेना है, तो वो लोग ये देखेंगे कि हमारे बजट में प्रॉपर चीज़ क्या है जो हम ले पाएँगे, और वो उनको कौन बता रहा है? बेसिकली इकोनॉमिक्स बता रहा है, क्योंकि टैक्स वगैरह के बारे में हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स बताता है। और ये हमें ये भी बताता है कि फार्मर्स जो है क्रॉप चूज़ करते हैं रेनफॉल के हिसाब से या जो मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक्स हमें ये भी बताता है कि इक्विटी मैटर क्यों करता है, यानी सबको इक्वल लाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग इक्वल आएँगे तभी तो जो सारे लोग हैं वो अच्छे से अफोर्डेबिलिटी कर पाएँगे हर एक चीज़ की। अगर कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस कर रहे हैं किन-किन चीज़ों का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर और जॉब्स का, वो लोग हमेशा गरीबी में ही फँसे रहेंगे। यानी जब हम लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे, उनको इक्वल लाइन पर लेकर आएँगे, तो हर एक जो व्यक्ति होगा, वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ ले पाएगा, उन्हें अच्छी जॉब्स, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है, हमें एक सोसाइटी को जस्ट यानी एक फेयर सोसाइटी बनाता है इकोनॉमिक्स के थ्रू। रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस जो है कैसे रिलेटेबल है, क्यों हमें सोशल साइंस पढ़नी चाहिए। तो सोशल साइंस इसलिए रिलेटेबल है क्योंकि वो हमें हमारी लाइफ के बारे में बता रहा है, उस लाइफ के बारे में जैसे हम सोसाइटी में रह रहे हैं और पूरी सोसाइटी हमें सराउंड कर रही है। वो हमारी एक लर्निंग को एक्सपीरियंस करके हमें बताता है, एक डेली बेसिस पे हमें चीज़ों को हमारे सामने दिखाता है, एक अच्छी सोसाइटी की इमेज फॉर्म करता है, क्योंकि हमें वो सोसाइटी के बारे में बता रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है, इकोनॉमी के बारे में बता रहा है और गवर्नेंस के बारे में बता रहा है। सोशल साइंस एंड सोसाइटी, हर एक जो सोसाइटी होती है उसमें अलग-अलग ग्रुप्स रह रहे होते हैं। आप भी अपने आस-पास देख सकते हैं कि अलग-अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग-अलग रिलीजन के जो लोग रह रहे होंगे। तो बेसिकली जो सोशल साइंस है हमें हेल्प करता है ये समझाने कि ये कैसे-कैसे डिफरेंसेस आए हैं फिर, और लोग कैसे इकट्ठे रह सकते हैं एक ही समाज में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो पीपल हैं अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोलते हैं, अलग रिलीजन फ़ॉलो करते हैं, अलग-अलग उनके कस्टम, रीति-रिवाज़, रिचुअल सब अलग है। लेकिन फिर भी दे शेयर कॉमन स्पेसेस, यानी वो सेम कॉमन स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। आप जिस रोड पर चल रहे हो, उसी रोड पे बाकी लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी चल रहे हैं। यानी आप सेम स्पेसेस का मतलब यहाँ पर है कि सेम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो सरकार ने दी है, जो आप यूज़ करते हैं, और सेम इंस्टीट्यूशंस का भी यूज़ कर रहे हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हो सकता है दूसरे रिलीजन का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा हो, यानी यू आर शेयरिंग द सेम इंस्टीट्यूशन। सोशल साइंस हमें हेल्प करता है कि यूनिटी कैसे बनाई जा सकती है इतनी बड़ी सोसाइटी में। हमारा इंडिया जो है रिच एंड डाइवर्स माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग एक हैं। यानी इंडिया में यूनिटी कैसे हो सकती है, या ये इंडिया में अभी कैसे यूनिटी है, ये हमें सोशल साइंस ही बता रहा है। और जो हम लोग हैं वो हमें आइडेंटिफ़ाई करते हैं सोशल चैलेंजेस के बारे में। हम सोशल चैलेंजेस अब कौन-कौन से हैं, जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रेजुडाइज़ हो गया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो आप जानते होंगे, जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। प्रेजुडाइज़ हो गया, प्रेजुडाइज़ का मतलब होता है एक ऐसी नेगेटिव थिंकिंग, एक ऐसी नेगेटिव फीलिंग जो हमें दूसरों को देखकर आती है, जिसकी वज़ह से हम सोचते हैं ये तो ऊँची जात का है, ये तो नीची जात का है। यानी गलत माइंडसेट बना लेना किसी पर्सन के बारे में।
और सोशल एक्सक्लूजन का मतलब सोसाइटी से लोगों को हम एक्सक्लूड करके रखते हैं, बाहर निकाल कर रखते हैं। और सोशल साइंस बच्चों को हेल्प करती है एनकरेज करने के लिए कि हम लोग इंक्लूसिविटी कैसे लाएँ, यानी हर एक रिलीजन लैंग्वेज के लोगों को कैसे अपनी सोसाइटी में वेलकम करें। ये हमें सोशल साइंस बताती है। इंक्लूसिविटी एक आइडिया नहीं है, वो एक डिसीजन है। यानी सबको एक लाना केवल एक सोच में नहीं होना चाहिए, उसको रियलिटी में भी अपनाना चाहिए। प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए कि हमें ये करना है। जो स्कूल्स हैं, वो इक्वल पार्टिसिपेशन अगर दे रहा है, तो मतलब वो इंक्लूसिविटी कर रहा है। यानी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, उनमें से कुछ जो हैं थोड़े बैकवर्ड क्लास से हैं, अगर जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनको भी उतने ही पार्टिसिपेशन की अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, जितने वो बाकी बच्चों को दे रहे हैं, तो मतलब जो स्कूल है, वो इंक्लूसिविटी प्रैक्टिस कर रहा है। कम्युनिटीज़ जो हैं, ये चीज़ ध्यान रखें कि हर एक एरिया को साफ़ पानी मिल रहा हो, साफ़ सैनिटेशन मिल रही हो, यानी सोसाइटी भी इंक्लूसिविटी प्रैक्टिस कर रही है। सोशल साइंस एंड द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स जो है डिपेंड होते हैं एनवायरनमेंट पे, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। डेवलप कैसे, हम नेचर से रिसोर्सेज लेकर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, या हम अपग्रेड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एनहांस करते हैं अपनी लाइफ में। हमें लैंड चाहिए होती है फार्मिंग के लिए, हाउसेस के लिए, वाटर चाहिए होता है रिवर से, हमें फॉरेस्ट चाहिए होता है रिसोर्सेज के लिए, और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड हाउ एनवायरमेंटल चेंज अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारी जो एक्टिविटी है कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। यानी हम जो है एनवायरनमेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को हम लोग बस इग्नोर कर देते हैं, और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि एक दिन जो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आएंगे, वो हमें किस तरह अफेक्ट कर सकता है। यानी अब भी आप प्रेजेंट टाइम सिनेरियो को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना डिग्री टेम्परेचर आज के टाइम पर हो रहा है, इतना शायद जून जुलाई में होता था, लेकिन वो अब होने लग गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमने जो चेंजेस करे हैं, हमारे जो एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ा है, वो एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है, उसका हम पर कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। इसमें भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जब हम फॉरेस्ट को कट करते हैं और उस लैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन भी हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, रेनफॉल भी कम होती है, क्योंकि वाटर साइकिल ख़राब हो जाती है सारी की सारी, और वाइल्ड लाइफ भी कम हो जाती है। जानवरों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। ऐसी जो पॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अपना केमिकल रिलीज़ करती है रिवर वाटर में, या फिर उसके जो स्मोक निकल रही होती है। तो बेसिकली वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है नेचर को, उससे हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, और एग्रीकल्चर भी ख़राब हो रहा है। तो हम इन सारे लिंक्स को पढ़ते हुए, यानी चीज़ें कैसे हो रही है, एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी कैसे है, ह्यूमन बीइंग्स का उनके साथ क्या रिलेशन है, ये जो सोशल साइंस है एनकरेज करती है सस्टेनेबिलिटी को। बेसिकली वो हमें बताती है कि किस तरह रिसोर्सेज को यूज़ करो कि आने वाले टाइम में वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। सस्टेनेबिलिटी हमें थिंक करने में हेल्प करती है कि हमें एकदम से सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इमीडिएट गेन नहीं करना है। उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सोचना है कि आज अगर हम ऐसा करेंगे, नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सोसाइटी में क्या बदलाव आ सकते हैं। सोशल साइंस हमें ये भी हेल्प करने में, सोचने में बताती है। सोशल साइंस एंड द इकोनॉमी। मोस्ट फैमिलीज़ मेक डेली इन इकोनॉमिक चॉइसेस। जो फैमिलीज़ है, वो अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस, यानी कितना एक्सपेंड करना है, कितनी इनकम है, किस हिसाब से आपको अपने खर्चे सँभालने हैं, हर एक जो फैमिली है अपने लेवल के हिसाब से सोचती है। वो डिसाइड करती है कि जो फ्यूचर नीड्स के लिए कितना सेव करना है, और स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है ऐसी चीज़ें सोचने में जो वो फैमिली लेवल पर सोच सोच सके। यानी जो बच्चा है, अगर उसको पता है कि उसके फादर की इनकम कितनी है, तो जब उसको कल को क्लोथ्स लेने हों, तो वो सोच कर लेगा कि मुझे इतने बजट के क्लोथ्स सही है, मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स ना लूँ, जिससे जो है फैमिली इनकम का बजट हिल सकता है, शायद कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें ना आ पाएँ। तो वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है बजट को समझने में, और उन चीज़ों को समझने में, जिससे वो फैमिली लेवल पे एक अच्छा डिसीज़न ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रो इन अ सिटी, जब भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो है सिटी में बढ़ जाती है, पीपल माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जॉब के लिए, बेसिकली अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ तो बढ़ गई, जिस प्लेस पर वो पर्सन गया वहाँ की ग्रोथ तो बढ़ गई, लेकिन जब वो पर्सन वहाँ जाता है, या और भी बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर जाते हैं, तो उस एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वहाँ के हाउसिंग पे, वाटर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट पे। या जितनी पॉपुलेशन वहाँ पर थी, उससे एक्स्ट्रा वहाँ पर आ जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा chaos मच जाता है। इससे हमें पता लगता है कि जो इकोनॉमिक डिसीजंस हम लोग लेते हैं, कैसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट को अफ़ेक्ट कर रहे हैं।
इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब ये भी होना चाहिए कि हम लोग एक बेटर एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, एक हेल्थ, सेफ्टी और डिग्निटी। यानी हम लोग जो है किस तरह नॉर्मल इनकम प्राइस में अच्छी एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं और सेफ्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और डिग्निटी का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हो, हमें उस काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो आइडिया की लिंकिंग है इक्विटी की या डेवलपमेंट की, सबको बेनिफिट देती है, सिर्फ़ कम को ही नहीं। यानी जब हम सोचेंगे कि हम पूरी सोसाइटी को इक्वल करके चल सकते हैं, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं, आपको भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वी हैव सोशल साइंस एंड द गवर्नेंस। गवर्नमेंट जो है शेप करती है हमारी लाइफ के बहुत सारे पार्ट्स। गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हमारे लिए जो बनाती है। यानी स्कूल्स में मिड डे मील देनी चाहिए, जो रोड्स हैं या फ्लाईओवर्स हैं किस तरह बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स में जो है लोगों की कैसे हेल्प करनी चाहिए थ्रू मनी, ये सब कौन करता है? गवर्नमेंट जो है डिसीजन मेकिंग करती है। सोशल साइंस जो है स्टूडेंट को हेल्प करती है ये बताने में कि ये डिसीजंस जो हैं लिए कैसे गए हैं, ये सिटीजन्स जो हैं इनके साथ कैसे कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जो कम्युनिटी है उनको पुअर वाटर ड्रिंकिंग मिल रहा है, यानी उनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम के बारे में जाकर अपनी लोकल बॉडीज़ को बता सकते हैं, उन लोगों को जिनको इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। इससे क्या होगा, बच्चों को ये पता लग जाएगा कि जो डेमोक्रेसी है, सिर्फ़ इलेक्शंस नहीं होती, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ़ इलेक्शंस नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, वो जागरूक कैसे रहते हैं कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है, उनको कैसे सबके बारे में पता होता है और कैसे वो अकाउंटेबल यानी वो कैसे आंसरेबल है हर एक चीज़ के लिए। पॉलिटिकल साइंस जो है हमें ये भी बताती है कि इक्वालिटी और जस्टिस दोनों जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। कि जो लॉज़ हैं सिर्फ़ कुछ लोगों को ही प्रोटेक्ट नहीं करता है या बाकियों को इग्नोर नहीं करता है। जो सोसाइटी है सबको ही बचाकर चलता है। गवर्नमेंट को इंक्लूसिविटी और इक्विटी दोनों को सपोर्ट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इंटरकनेक्शंस ऑफ सोशल साइंस, यानी जो सोशल साइंस है कैसे आपस में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सोशल साइंस मीनिंगफुल तभी बनता है जब हम सारे डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट का भी हमें सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता है। एक सब्जेक्ट हमें टोटली डिटेल नहीं दे सकता है, वो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे जो बड़े सारे लाइफ के इश्यूज़ हैं वो हमें चारों सब्जेक्ट्स जो है मिलकर भी बताते हैं, कंबाइंड थिंकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि इन्होंने फ्लड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ज्योग्राफी हमें हेल्प करती है रेनफॉल के बारे में बताने में, रिवर सिस्टम्स और लैंड यूज़ के बारे में। हिस्ट्री हमें ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है कि सिटी कैसे डेवलप है, लोग कैसे सेटल कर रहे हैं और लैंड कैसे यूज़ हो रही है। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है कि लाइवलीहुड जो है कैसे अफेक्ट हो रही है, कॉस्ट कितनी लग रही है चीज़ों को दोबारा बनाने में, या जो पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा उनके बुरे हालात क्यों है। वल्नरेबल का मतलब जो है बहुत ज़्यादा बुरे हालात होना। और जो पॉलिटिकल साइंस है हमें ये भी बताती है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या फिर लोगों की सेफ्टी के लिए वो क्या काम करती है। ये जो एग्ज़ाम्पल है हमें ये बताता है कि सोशल साइंस सिर्फ सेपरेट सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता है, वो कनेक्टेड है। इसका अगर मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक ये भी हो सकता है, जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो बेसिकली चारों सब्जेक्ट्स उससे भी कनेक्टेड है। जैसे ज्योग्राफी हमें उस वॉर के बारे में ये बताता है कि वॉर होने के बाद हमारा सेपरेशन कैसे हुआ, किस तरह जो है हमारी बाउंड्रीज़ सेटअप हुई थी। हिस्ट्री हमें ये बताता है कि पुराने टाइम में कैसे हालात चल रहे थे जिसकी वजह से सेपरेशन होना पड़ा। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हो गई थी इंडिया की। और पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताता है कि उस टाइम जो है गवर्नमेंट का क्या रोल था, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए, या फिर आज के टाइम पे जो हमारा इंडिया शेप है वो किस तरह है। तो ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं किस तरह इंटरकनेक्टेड है और हमें कैसे चारों सब्जेक्ट्स ही मिलकर सोशल साइंस के बारे में बताते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।